नेतन्याहू ने कभी सोचा नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से उसको झटका देगा, इतना बुरी तरीके से उसको आधे रास्ते में ला करके छोड़ देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जाना तो अपने ही धोखे के लिए जाता है, और वही उसने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किया। अब हो क्या रहा है, हिजबुल्लाह लेबनान में घेर करके मार रहा है, और इधर ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू साइन कर लिया है। उधर यूके समेत तमाम सारे मुल्क इजराइल को धमकाना शुरू कर चुके हैं कि अगर तुम्हारी वजह से दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो फिर तुम समझ लेना कि तुम्हारी क्या हैसियत, तुम्हारे क्या स्थिति हम लोग बना देंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि चारों तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल घिर चुका है। और इस फैसले से, इस डील से एक बात और साबित हुई, वो ये कि ईरान के साथ जंग में जैसे ही अमेरिका के साथ डील हुई, वैसे ही इजराइल को उसकी असली औकात पता चल गई। जैसे ही अमेरिका ने हाथ पीछे खींचा, बेंजामिन नेतन्याहू को उसकी हैसियत समझ में आ गई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल को धमकाया है, नेतन्याहू को दो टूक कह दिया है कि जो तुम बेरूत में कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, उसको तुरंत बंद कर दो। उधर यूके ने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो बहुत मारे जाओगे इस बार। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए। Get it done, but I'd like to do it. I mean, you have people living there. Buildings are being dropped on top of them or right alongside of them. How would you like to live there? It's so unfair, especially Beirut. You know, you go into Beirut, and I looked at the scene 2 days ago, yesterday, where they hit. That was a big hit. That was unnecessary in my book. Yeah. तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? कह रहा है कि वहां पर लेबनान में लोगों के ऊपर जो है इमारतें गिराई जा रही हैं, और ये सीधे तौर पर मतलब उनके पास एकदम बमबारी हो रही है, रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है। जरा सोचिए वहां पर लोग कैसे रहते होंगे। खास तौर पर बेरूत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह बेहद अन्यायपूर्ण है, खासकर बेरूत में जो कुछ भी हो रहा है। आप वहां जाते हैं, मैंने 2 दिन पहले भी और कल फिर वहां का एक मंजर देखा। वहां हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला हुआ था, और कहा कि मेरी नजर में वो हमला पूरी तरीके से गैर जरूरी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेशर्मी, आप सिर्फ इस बात से अंदाजा उसका लगाइए कि जब से एमओयू साइन करने की बात हुई, जब से सहमति बनी है, तब से इसकी लहजा, इसका भाषा सब कुछ बदला हुआ है, इजराइल को लेकर के, लेबनान को लेकर के। लेकिन इससे पहले इजराइल जिन हथियारों का इस्तेमाल करके लेबनान में मासूमों का, बेगुनाहों का कत्ल कर रहा है, वहां पर बम बरसा रहा है, वो आखिरकार दिए गए तो डोनाल्ड ट्रंप के ही है ना, अमेरिका के ही है ना। तो फिर क्यों ये संत की शक्ल में जो भेड़िया बैठा हुआ है, ये आखिर ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू को धमका रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, ईरान ने इसको घुटने पर ला दिया है। मध्यावधि चुनाव है, मिड टर्म इलेक्शन होने हैं अमेरिका में, और इसकी हालत है बहुत खराब, और इसीलिए ईरान के सामने इसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और गालिबाफ ने भी इसको लेकर के बयान दिया, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ट्रंप ने यह बयान दिया, उसके बाद सुनो किस तरीके से यह सरेंडर हुआ है। G7 के दौरान एक और रिपोर्टर ने इससे सवाल किया ईरान की मिसाइलों को लेकर के। आपको याद है ये क्या कह रहा था कि मिसाइल नहीं होनी चाहिए, इतनी रेंज की नहीं होनी चाहिए, उतनी रेंज की नहीं होनी चाहिए, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनके साथ संबंध नहीं होने चाहिए, सारा गाने गा रहा था। अब इसका लहजा बदल गया, इसके सुर बदल गए। रिपोर्टर ने पूछा कि तुम तो कह रहे थे कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो अचानक कैसे एक्सेप्टेबल हो गया ये सब तुम्हारे लिए? तो पता क्या कह रहा है कि बाकी देशों से कम बची हुई है, 80-85% मिसाइलें उसकी खर्च हो चुकी हैं। और इसी के देश के अखबारों ने, मीडिया प्लेटफॉर्म ने बाकायदा रिसर्च करके, और सुनो, अखबारों ने छोड़ दीजिए, इसी के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने खुफिया रिपोर्ट दी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है कई बार।
इसी की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने जो जंग के दौरान जितना अपना गोला बारूद खर्च किया था वो फिर से वो पालेगा आने वाले कुछ महीनों में। यानी कि कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन बस वही है कि इज्जत बचानी है तो कुछ भी गाना गाना है। सुन लीजिए जरा इसको पहले। You said going into it was to destroy Iran's ballistic missiles and its capabilities to build more. Yeah. Why is it acceptable to you now that they keep some of that capability? And Iran What are they keeping? What are they keeping? They have less than other nations now. We knocked out probably 84-85% of their missiles. The rest of them are underground. They can't even get them out. You know, the other night's raid, I think it was on the first night, we knocked out hundreds of their missiles. अच्छा, एक और बात नेतन्याहू को लेकर के यूके ने कह दिया है कि देखो, अब अगर तुम्हारी तरफ से, पहले ये ट्वीट देख लीजिए सदफ आफरीन का, लेकिन ये है कि यूके का कहना है कि अगर इजराइल ने फिर से ईरान पर हमला किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो सभी देशों से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। यानी कि चौतरफा एक्शन होगा इजराइल पर। और अगर ऐसा होता है और अमेरिका जिस तरीके से रवैया अपना अभी अपनाया हुआ, अगर यही स्थिति आगे रही तो आप ये यकीन मान करके चलिए कि इजराइल बहुत जल्दी तबाही और बर्बादी के मुहाने पर पहुंचने वाला। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अभी कुछ हिजबुल्लाह ने कुछ एक्शन किया है, उससे तस्वीरें, मतलब कहा जा रहा है कि बीते एक महीने में सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने किया है। दर्जनों इजरायली सैनिक जो है हताहत हुए हैं, कुछ तो मारे भी गए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन ये मेमोरेंडम साइन हो गया, एमओयू साइन हो गया, ये उसकी तस्वीर। मसूद पाजेक्शन इजराइल के माफ कीजिएगा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पाजेक्शन का उस 14 पॉइंट के एजेंडे पर प्रस्ताव पर साइन, और ये तस्वीर ये बताता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में शुरुआती सहमति बन चुकी है। ये एक और वीडियो देखिए जब वर्साई हाउस में ईरान के और अमेरिका के उस समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए, ये उस वक्त का वीडियो है। रात्रि भोज के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के ऐतिहासिक पैलेस ऑफ वर्साई में ईरान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये उसका वीडियो। यह हस्ताक्षर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज के दौरान किया गया। इस समझौते पर ईरान के राष्ट्रपति हस्ताक्षर पहले ही कर चुके, मैंने आपको वो तस्वीर दिखाई, और उसके बाद ट्रंप ने किया। इस तरह जेनेवा में डील साइन के पहले ही औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसकी पुष्टि ट्रंप ने की है। जेनेवा में शुक्रवार को यानी कि कल का जो दिन है वो तय किया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो कल जो है इस पर एक तरीके से ऑफिशियल मुहर लग जाएगी, साइन हो जाएगा। लेकिन ये साइन होते ही घालीबाफ का एक ट्वीट आया जिसमें अमेरिका को यह बताया गया कि तुम बुरी तरीके से ये जंग हार चुके हो, चाहे कूटनीतिक दृष्टि से हो, चाहे गोला बारूद के नजरिए से हो। इस ट्वीट को देखिए, बागेर घालीबाफ का बयान आया, उसमें कहा गया कि यह समझौता पत्र जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो यूनाइटेड स्टेट्स की हार को प्रमाणित करता है। जनता इसे देखेगी और फैसला खुद देगी। इस समझौता पत्र में कुछ बिंदुओं पर घंटों चर्चा हुई क्योंकि उनमें कानूनी तौर पर बेहद जटिल पहलू शामिल थे। कुछ लोगों को चिंता थी कि क्या प्रतिबंध हटाने में 30 दिन लगेंगे, लेकिन शुक्र है कि यह सिर्फ 3 दिनों में ही हटा लिया गया, यानी कि अमेरिका 3 दिनों में ही पीछे हट गया। अब आप सोचिए कि 1 महीने का बोल करके जो 3 दिन में पीछे हट जाए तो सोचिए कितना दबाव होगा अमेरिका पर इस जंग को खत्म करने को लेकर के, इस ब्लॉकेड को खत्म करने को लेकर के। उधर दोस्तों कुछ और खबरें निकल के सामने आई हैं। ये खबरें साउथ लेबनान के मोर्चे पर इजराइल और इजरायली सैनिकों की तबाही से जुड़ी हुई हैं। इस वीडियो को देखिए, ये आमने सामने की जंग चल रही है, जबरदस्त लड़ाई हो रही है हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में। क्रडल का ये वीडियो देखिए। अब दोस्तों एक तस्वीर, एक खबर ड्रॉप साइट की आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट ड्रॉप साइट का बताया गया कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल को बड़ा झटका लगा है। 1 सैनिक मारा गया और 17 घायल हुए हैं। महीनों का सबसे मुश्किल यह दिन रहा है इजराइल के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण लेबनान में बुधवार को इजरायली सेना के लिए बीते कई महीनों का सबसे कठिन दिन रहा। बताया जा रहा है कि गैलूनी ब्रिगेड का 1 सैनिक मारा गया, जबकि अन्य अलग अलग हमलों में 17 सैनिक घायल हुए हैं एक ही दिन में। यह नुकसान उस वक्त हुआ जब इजरायली सेना अली अल ताहिर पहाड़ियों के पास उसके एक रणनीतिक साइट पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी आईडीएफ, और उसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने इसका विरोध किया और जबरदस्त तरीके से अटैक किया।
बताया गया कि दिन भर में कई फेजेस में अटैक हुए हैं। सबसे पहले सुबह हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन से 5 इजरायली सैनिकों को ढेर किया, मतलब घायल कर दिया। फिर बताया गया कि दोपहर में आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस ने सैन्य हमवी वाहन को इजरायली के हमवी व्हीकल को निशाना बनाया कि जिसमें 10 सैनिक घायल हो गए। और इसके बाद गैलोनी ब्रिगेड का एक सैनिक मारा गया, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ और एक अधिकारी की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को एयरलिफ्ट करके इशलोव हॉस्पिटल ले जाया गया है और इसका ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं उसी रात का वीडियो है जब हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को जो है हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। मतलब एक ही दिन में एक के बाद एक कई अटैक जो है वो हिजबुल्लाह ने किए हैं। उधर दोस्तों एक और खबर निकल के सामने आई, जो गैलोनी ब्रिगेड का जो लोग घायल हुए हैं उसमें एक आईडीएफ का कमांडर भी है, मतलब गैलोनी ब्रिगेड का कमांडर भी उसमें बुरी तरीके से घायल हुआ है। बैरी विद एनईडी नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने इसको लेकर के जानकारी दी। बताया गया कि हेडशॉट बेजमैन, जो हेडशॉट बेजमैन है इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके मुताबिक द वॉन्डेड इन लेबनान विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इज बटालियन कमांडर हिजबुल्लाह इज हंटिंग द सीनियर ऑफिशियल इनसाइड लेबनान। इजरायली मीडिया के हवाले से इसमें बताया गया है कि गैलोनी ब्रिगेड का एक जो कमांडर है, बटालियन का कमांडर, वो बुरी तरीके से घायल हुआ है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जो है आगे बढ़ करके इजरायली अधिकारियों को निशाना बना रहा है। दोस्तों अल अरबिया की भी इस खबर को देखिए, ये 2 ड्रोन अटैक हुए हैं। इसमें बताया गया कि सबसे पहले साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने एक एफपीवी ड्रोन अटैक किया जिसमें 4 सैनिक घायल हुए और उसके बाद फौरन बाद एक और ड्रोन अटैक किया जिसमें एक और सैनिक बुरी तरीके से घायल हो गया है। तो ये अल अरबिया की खबर। इतना ही नहीं दोस्तों, लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि नॉर्थ इजराइल ने भी रॉकेट से हमला हिजबुल्लाह कर रहा है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए, हिजबुल्लाह रॉकेट स्ट्राइक ऑन नॉर्दर्न सेटलमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू ओवर 100 इजरायली वायलेशंस सिंस द सीजफायर। बताया गया कि सैकड़ों इजरायली सीजफायर के जवाब में हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में सेटलमेंट्स के इलाकों में एक के बाद एक रॉकेट की बौछार से हमला किया है और उसके बाद वहां पर लगातार सायरन बजने की भी खबरें लगातार दोस्तों सामने आ रही हैं। एक और बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए कि बदलाव किया अपनी स्ट्रेटजी में, अपने हमलों में हिजबुल्लाह ने, और उसकी खबर निकल के सामने। अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। यह तस्वीर हमर व्हीकल पर अटैक की है और जिस पर देखिए जाल लगा हुआ है और जाल में जो है एक ड्रोन फंस गया है, पीवी ड्रोन। ये हिजबुल्लाह का ड्रोन है, लेकिन ये ड्रोन जाल पर फंसा ये खबर नहीं है। खबर ये है कि इस ड्रोन पर जो वॉरहेड लगाया है हिजबुल्लाह ने वो खबर है। ये वॉरहेड सामान्य वॉरहेड नहीं है, ये वॉरहेड अपने आप में हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीतिक तौर पर बदलाव करते हुए उसने मिलान मिसाइल के वॉरहेड का इस्तेमाल किया है एफपीवी ड्रोन में। अब इस खबर को देखिए। इजरायली वेबसाइट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने एफपीवी सुसाइड ड्रोन में पहले से इस्तेमाल होने वाले आरपीजी वॉरहेड की जगह अब ज्यादा खतरनाक और अधिक मारक क्षमता वाले गोला बारूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की एक पोजीशन पर हमला सामने आया जिसमें एक ड्रोन सेना के हमवी व्हीकल पर लगे सुरक्षा जाल में फंस गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि उसमें आर्मर प्रिसाइजिंग वॉरहेड लगा हुआ है जो बख्तरबंद वाहनों को भेदने के लिए डिजाइन किया जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि वॉरहेड मिलान मिसाइल का हिस्सा हो सकता है। फ्रांस और जर्मनी द्वारा 1960 के दशक में इसे विकसित किया गया था। एंटी टैंक मिसाइल का ये सिस्टम था जिसको विकसित किया गया था, जो आज भी टैंकों और भारी सैन्य वाहनों को नष्ट करने के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह को इस तरीके के हथियार संभवतः सीरिया के ब्लैक मार्केट से मिले होंगे, क्योंकि सीरिया युद्ध के दौरान कई गुटों ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, खासकर सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने, जिन्हें फ्रांस से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार मिले थे। इजरायली सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह द्वारा जारी किए गए कुछ वीडियो में देखा गया है कि ड्रोन ऑपरेटर अब हमला करते समय ऊपर से नीचे यानी कि टॉप अटैक का एंगल चुन रहे हैं ताकि इजरायली बख्तरबंद वाहनों के ऊपरी हिस्से पर वार में अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी
संकेत सीधा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करने की अपनी स्ट्रेटजी जो है उसमें एक बड़ा परिवर्तन किया है। उधर दोस्तों यमन के पास एक बड़ा घटनाक्रम आया। यूकेएमटीओ के अनुसार बताया गया कि 105 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट में 105 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर एक व्यापारिक जहाज पर 2 स्पीड बोट ने हमला किया। अचानक ताबड़तोड़ गोलाबारी हुई। यह खबर आप देख सकते हैं, वॉर सोर्स न्यूज के हवाले से खबर है, जिसमें बताया गया कि अ वेसल हैज अप्रोच्ड टू विदिन 4 मीटर एंड फायर्ड अपॉन बाय 2 स्किप्स विद द अननोन नंबर ऑफ आर्म्ड पर्सन ऑन बोर्ड। बताया गया कि जो नावों पर जो लोग थे उन पर यह संख्या नहीं पता चल सकी कितने लोग थे, लेकिन वहां पर हमला किया गया। बाद में शिप से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जो शिप पर जो सुरक्षा कर्मी रहते, और उसके बाद ये नाव जो है अपनी दिशा की ओर बढ़ गई। तो दोस्तों इजराइल अब पूरी दुनिया में ऐसा संकेत मिल रहा है कि अगर अलग थलग पड़ सकता, अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, माफ कीजिएगा, अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ा तो बेंजामिन नेतन्याहू के बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी, क्योंकि इजराइल के अंदर भी जो चाहे वो याइर लैपिड हो, चाहे वो बेनेट हो, तमाम सारे ऐसे लोग हैं विपक्ष के जो इसके खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए हैं। बीते वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नफ्ताली बेनेट ने यह कहा था कि ये बेंजामिन नेतन्याहू का आखिरी कार्यकाल है और ये हार के तौर पर जाना जाएगा, माना जाएगा। तो एक इंटरनल दबाव भी उसके ऊपर बना हुआ है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।